नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ये वाला सेगमेंट भी बताते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर और पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है ड्रीम फोक्स से जुड़ी हुई। ड्रीम फोक्स ने इस हफ्ते हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में कंपनी का अधिग्रहण किया है। 1011 हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी है जिसमें 50.01% यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा खरीदा गया है पार्टनरशिप के रूप में। 11.46 करोड़ रुपए की रकम में ये स्ट्रेटेजिक कदम उठाया गया है, जिसके तहत रेलवे लॉन्च सेगमेंट में इस कंपनी की जो मौजूदगी है और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें कि ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों पर ही प्रीमियम लॉन्च चलाने का काम करती है 1011 हॉस्पिटैलिटी और 15 दिन में यह अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। 10 नवंबर को स्टॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और उस दिन ड्रीम फोक्स का शेयर 140 रुपये 42 पैसे तक उछल गया था और 10% से ज़्यादा की मजबूती लेकर 134 रुपये 50 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। ओला इलेक्ट्रिक ने मीडिया रिपोर्ट का इस हफ्ते खंडन किया। बैटरी टेक्नोलॉजी पर चल रही अफवाहों का कंपनी ने खंडन किया है। विदेशी बैटरी टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से खरीदा गया, ऐसा दक्षिण कोरियाई मीडिया की ओर से दावा किया गया था, लेकिन कंपनी ने कहा कि दक्षिण कोरियाई मीडिया की रिपोर्ट गुमराह करने वाली है और बेबुनियाद है। इनफैक्ट खबर ऐसी थी कि पाउच सेल टेक्नोलॉजी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को देने की कोशिश की गई थी और ये एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस के एक अनजान पूर्व एग्जीक्यूटिव की ओर से कोशिश की गई थी, लेकिन कंपनी ने कहा कि पुरानी टेक्नोलॉजी में यानी कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में कंपनी को कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट कंपनी ने यह भी कहा कि एडवांस बैटरी प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है और बैटरी पैक के लिए हाल ही में कंपनी को एक सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो 10 नवंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 46 रुपये 45 पैसे का हाई जरूर छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 5% नीचे 44 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। टेरिल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक में इस हफ्ते 20% का लोअर सर्किट लगा और 10% का अपर सर्किट भी लगा। दरअसल हुआ क्या कि जब इन्होंने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए तो उसके साथ खबर यह आई कि वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने पर इस कंपनी के रोक लगा दी है और वर्ल्ड बैंक ने 2029 तक फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने पर यह बैन लगाया है। मामला दरअसल रिश्वतखोरी और फ्रॉड का है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक रोक लगी है। 48.6 करोड़ डॉलर का नाइजीरिया का एक पावर ग्रिड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये रोक लगती हुई दिखी। और इनफैक्ट जब नंबर्स आए थे, नतीजे आए थे, उसमें दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 45 करोड़ रुपए से 24% घटकर 34 करोड़ रह गया था। तो एक नंबर्स खराब, दूसरा वर्ल्ड बैंक की ओर से जो रिपोर्ट आई उसके दम पर 10 नवंबर को टीआरआईएल के शेयर में 20% के निचले सर्किट पर यानी कि 313 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 14 नवंबर को यानी कि शुक्रवार को खबर आई कि वर्ल्ड बैंक ने बैन कंपनियों की सूची से इसको बाहर कर दिया है। सैंक्शन केस में वर्ल्ड बैंक ने कंपनी को और समय दिया, यानी कि अब कंपनी के पास 12 जनवरी 2026 तक रिप्लाई करने का यानी कि जवाब देने का समय है। 14 नवंबर को टेरिल के शेयर में 10% के ऊपरी सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। पार्टनरशिप की खबर से इस हफ्ते एमक्योर फार्मा का शेयर दौड़ता हुआ दिखा है। कंपनी ने नोवो नॉर्डिस्क के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा करी है। भारत में वेट लॉस की दवा लॉन्च करने के लिए करार किया गया है और इस करार या पार्टनरशिप के तहत नोवो नॉर्डिस्क की जो दवा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में किया जाएगा इस कंपनी की ओर से। पार्टनरशिप से कंपनी की एक तो मौजूदगी और दूसरा रेवेन्यू दोनों में ही बढ़त होने की उम्मीद है, जिस वजह से शेयर में उत्साह देखने को मिला और 10 नवंबर को एमक्योर फार्मा के शेयर में 1463 रुपये 70 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 4.5% की मजबूती के साथ शेयर 1422 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जेट इंजन को लेकर एक बड़ी डील साइन की है। जीई एरोस्पेस के साथ ये डील साइन की गई, जिसके तहत 113 जेट इंजन की खरीद इस कंपनी की ओर से किए जाएंगे। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए प्रोग्राम के तहत ये करार किया गया है, जिसमें 2027 से सप्लाई शुरू होगी और 2032 तक की सप्लाई पूरी होती हुई नजर आएगी। इस खबर के दम पर 10 नवंबर को एचएएल का शेयर 4,795 रुपये तक उछला और करीब 3.5% ऊपर 4,787 रुपये के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस के नतीजे आए इस हफ्ते, लेकिन नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन गाइडेंस ने निराश किया है, जिस वजह से शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। अब हुआ क्या, कंपनी ने FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए
AUM ग्रोथ गाइडेंस को कट किया है, कम किया है। पहले ये AUM ग्रोथ 24 से 25% रहने का अनुमान था, जिसे घटाकर 22 से 23% कर दिया गया, यानी कि लोअर एंड भी और हायर एंड भी नीचे की ओर रिवाइज किया गया है 2-2% से। कंपनी का मानना है कि FY26 में अब 1.6 से 1.7 करोड़ नए ग्राहक जुड़ने की उम्मीद है और FY26 में डिपॉजिट के ऊपर जो निर्भरता है वो कंपनी की ओर से कम की जाएगी। नतीजे भी आए थे, नतीजों में दिक्कत ये थी कि ग्रॉस और नेट NPA दोनों बढ़ते हुए दिखे हैं। ग्रॉस NPA 1.24% पर पहुंच गए और नेट NPA 0.6% पर तिमाही दर तिमाही बढ़कर पहुंच गए। 11 नवंबर को बजाज फाइनेंस के शेयर में 997 रुपये तक की गिरावट आई, यानी कि ये शेयर 1000 रुपये के भी नीचे फिसल गया था और 7% नीचे 1009 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। वोडाफोन आइडिया के घाटे में कमी हुई है, जिससे शेयर में उत्साह देखने को मिला। Q2 में यानी कि दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा 19 तिमाही में सबसे कम रहा है। Q2 में आपको बताएं तो घाटा 6,608 करोड़ रुपए से घटकर 5,524 करोड़ रुपए रह गया। अच्छी बात यह है कि घाटा कम हुआ और इस कंपनी के जो ARPU है यानी कि प्रति यूजर औसत आय, उसमें भी इजाफा हुआ है। पिछले साल के 166 रुपए से बढ़कर ये 180 रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। 11 नवंबर को इन खबरों के दम पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में 10 रुपये 33 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और 7.25% की बढ़त लेकर यह शेयर 10 रुपये 19 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अदानी ग्रुप ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री कर ली है। अदानी ग्रुप ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री की है और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट BESS प्रोजेक्ट्स में से एक लगाने की कंपनी की मंशा है। अदानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है और ये खावड़ा के गुजरात में बनाया जाएगा, जिसकी 1126 मेगावाट की क्षमता होगी। इस प्रोजेक्ट की 3530 मेगावाट आर की स्टोरेज क्षमता भी रखी जाएगी और मार्च 2026 तक ये प्रोजेक्ट बनकर पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस खबर के दम पर 11 नवंबर को अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में तेज़ी रही और अदानी एनर्जी का शेयर सबसे ज़्यादा उत्साहित था। ये शेयर 5% की मजबूती, करीब 3% की मजबूती लेकर उस दिन बंद होता हुआ नजर आया था। 11 नवंबर की शाम को खबर आई कि अदानी एंटरप्राइजेस ने राइट्स इशू का जो प्राइस है वो तय कर दिया है और ये प्राइस तय किया गया है 1800 रुपये पर। 13 करोड़ 85 लाख शेयरों का ये राइट्स इशू है, जिसके जरिए ये कंपनी 24,930 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी और राइट्स इशू का प्राइस मौजूदा भाव से 24% के डिस्काउंट पर था। शेयरधारकों को हर 25 शेयरों के बदले में 3 राइट शेयर सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। अदानी एंटरप्राइजेस ने राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर तय की है, यानी कि 14 नवंबर को जिन भी शेयरधारकों के पास शेयर होंगे वो राइट्स इशू के शेयरों को सब्सक्राइब करने का हक रखेंगे। 12 नवंबर को अदानी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान में बंद हुए और अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज़्यादा 5% की बढ़त के साथ 2,485 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड पर नई नियुक्तियां होती हुई दिखी हैं। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में भास्कर भट्ट और निवली टाटा की नियुक्ति की गई है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे हैं निवली टाटा, जिनको नियुक्त किया गया है बोर्ड में, और ट्रस्टी के पद पर भास्कर भट्ट और निवल टाटा की जो नियुक्ति है वो टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बोर्ड ने वेणु श्रीनिवासन को ट्रस्टी और वाइस चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया है। इस खबर के चलते 12 नवंबर को टाटा ग्रुप के शेयरों में मिलीजुली क्लोजिंग हुई। हालांकि TCS का शेयर उत्साहित था, उस दिन ये शेयर 2.5% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मोबीक्विक ने शुरू की है इंस्टेंट फॉरेक्स सेवा। कंपनी ने मोबाइल बेस्ड फॉरेक्स सर्विस शुरू की है। मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट फॉरेक्स सेवा कंपनी की ओर से शुरू की गई, जिसके तहत यूजर्स को USD यानी कि US डॉलर तुरंत खरीद, रीलोड या फिर ट्रांसफर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। T+0 यानी कि सेम डे सेटलमेंट फैसिलिटी के जरिए ये तुरंत सेवा कंपनी की ओर से शुरू की गई है और इसको लेकर बाजार में हमने उत्साह बनता हुआ देखा 12 नवंबर के दिन, जिस दिन मोबीक्विक के शेयर में 266 रुपये 20 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और 4.5% से ज़्यादा चढ़कर ये शेयर 260 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। बड़ा मर्जर करने की तैयारी में है बायोकॉन। बायोलॉजिक्स बिजनेस के मर्जर पर इस कंपनी की ओर से विचार चल रहा है, ऐसा बाजार में खबरें चल रही हैं। अगर ये मर्जर हो जाता है तो उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, स्पेशली इनका जो कर्ज है वो कम होगा और जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो भी काफ़ी हद तक कम होगा, जिसका रिफ्लेक्शन आपको शेयर के प्राइस में दिखेगा। इनफैक्ट जब नंबर्स आए थे उसमें ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और नंबर्स के बाद शेयर ने 408 रुपये 80 पैसे का नया 52 वीक हाई भी छुआ। तो 12 नवंबर को बायोकॉन के शेयर में करीब 5% की बढ़त के साथ 5.25% की बढ़त के साथ 405 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई।
अगली खबर भी एक फार्मा कंपनी को लेकर ही है। ये है लुपिन, जिसने ऑन्कोलॉजी ब्लॉक शुरू करने से शेयर में हमने देखा है कि इस हफ्ते जोश बनता हुआ दिखा है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है लुपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जिसको हम एलएमएस के नाम से भी जानते हैं। इनकी ओर से ये ब्लॉक शुरू किया गया है। वाइजैक की फैसिलिटी में ये ऑन्कोलॉजी ब्लॉक शुरू किया गया है, जिसके दम पर 12 नवंबर को लुपिन के शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 2038 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। एमएनएम ने मनुलाइफ के साथ अपना जो करार है उसको और एक्सपेंड किया है। मनुलाइफ के साथ इस कंपनी ने 50-50 लाइफ इंश्योरेंस जेवी किया है। पहले 5 साल हर शेयर होल्डर की ओर से 1250 करोड़ रुपए का निवेश इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2020 में महिंद्रा मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया था। यानी कि जो पहले करार हुआ था 2020 में, उसको और एक्सपेंड किया गया है दोनों कंपनियों की ओर से। 13 नवंबर को एमएनएम के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 3,699 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 3,690 रुपये 20 पैसे के डे लो के बेहद करीब थी। इस हफ्ते हुई ब्लॉक डील के बाद एथर एनर्जी का शेयर उछलता हुआ नजर आया। 13 नवंबर को NIIF2 ने, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ओर से 87 लाख शेयरों की इसमें बिकवाली की गई है। 622 रुपये 35 पैसे प्रति शेयर के भाव पर NIIF2 की ओर से ये शेयर बेचे गए हैं। और आपको बता दें कि 620 रुपये के फ्लोर प्राइस पर 551 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है, ऐसी बाजार में खबरें थी। 13 नवंबर को जब ब्लॉक डील हुई तो उसके बाद एथर एनर्जी का शेयर 659 रुपये 90 पैसे तक का उछल गया था और करीब 1% ऊपर 634 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। इस हफ्ते सैजिलिटी इंडिया में भी एक ब्लॉक डील होती हुई दिखी और उसके बाद शेयर में उत्साह दिखा। 14 नवंबर यानी कि शुक्रवार को 2.2 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील में प्रमोटर्स की ओर से 16.4% हिस्सा बिक्री हो सकती है, ऐसी खबरें थी। और 10% का बेस ऑफर था और उसमें 6.4% हिस्से का एक ग्रीन शू ऑप्शन भी तय किया गया था। आपको बता दें कि इस ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है वो 46 रुपये 40 पैसे तय किया गया था, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से देखें तो 8% के डिस्काउंट पर था। 14 नवंबर को सैजिलिटी इंडिया का शेयर 54 रुपये 18 पैसे तक उछल गया और अच्छी खासी मजबूती के साथ ही शेयर ये बंद होने में कामयाब रहा। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते 3 बड़ी कंपनियों ने बाजार में दस्तक दी। पहला नाम था लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का, जिसकी लिस्टिंग मिली जुली रही। दरअसल NSE पर यह शेयर 395 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 2.25% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 402 रुपये का इशू प्राइस था। इस इशू को रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था। 28 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 7,278 करोड़ रुपये की रकम जुटाई थी। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को करीब 2,150 करोड़ रुपए मिले थे और मौजूदा निवेशकों ने भी 5,128 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। लेकिन 10 नवंबर को लिस्टिंग के बाद ये शेयर 356 रुपये 10 पैसे तक लुढ़क गया था और ऊपर में 413 रुपये 75 पैसे का हाई भी छुआ, यानी कि काफ़ी वॉलिटिलिटी थी। वहीं 402 रुपये के इशू प्राइस से करीब 0.25% ऊपर 404 रुपये 55 पैसे पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। दूसरी लिस्टिंग थी ग्रो की, जो कि काफ़ी अच्छी रहती हुई दिखी और NSE पर यह शेयर 112 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 12% प्रीमियम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इशू प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर था। 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था इशू, जिसके जरिए कंपनी ने 6,632 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 1,060 करोड़ रुपये मिले हैं और OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों को 5,572 करोड़ रुपये की रकम मिली है। 12 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 134 रुपये 40 पैसे का हाई छुआ और 112 रुपये का लो भी छुआ, जो कि ओपनिंग प्राइस था और करीब 29% ऊपर 128 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा 12 नवंबर की शाम को खबर आई कि BNP पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने इस कंपनी के 14,91,000 शेयर खरीदे हैं। करीब 18.2 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा हुआ, जिसमें UBS से 122 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर खरीदे गए हैं। इस खबर के चलते 13 नवंबर को भी शेयर में उत्साह दिखा और उस दिन शेयर में 153 रुपये 50 पैसे तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि बाजार में मुनाफा वसूली के साथ ये शेयर भी गिरकर 137 रुपये 45 पैसे तक आ गया, जो कि 4.5% के आसपास की बढ़त थी। तीसरा नाम है पाइन लैब्स का। इसकी लिस्टिंग भी अच्छी रही। अच्छी इसलिए क्योंकि यह शेयर NSE पर 242 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले देखें तो 9.5% का प्रीमियम है, क्योंकि इशू प्राइस 221 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। वैसे ये इशू कुछ खास नहीं भरा था, 2.5 गुना के आसपास ही भरा था। इसके जरिए कंपनी ने 3,900 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 2,080 करोड़ रुपये का और OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों ने कुछ 1,820 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। लेकिन लिस्टिंग के बाद ये शेयर 284 रुपये तक उछल गया और 234 रुपये 17 पैसे का लो छुआ और अच्छे खासे गेंस के साथ ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
ये होगी प्राइमरी मार्केट की बात। इस हफ्ते दो कंपनियों की रीलिस्टिंग भी हुई है जो कि डीमर्जर के बाद कंपनी है। इसमें पहला नाम है टाटा मोटर्स सीवी का, यानी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का। इसकी लिस्टिंग अच्छी रही, अच्छी इसलिए क्योंकि शेयर 335 रुपये के भाव पर खुला। लिस्टिंग इसकी नोशनल वैल्यू से 28.5% के प्रीमियम पर हुई। 14 अक्टूबर को आपको याद होगा डीमर्जर हुआ था, उस दिन जो नोशनल वैल्यू यानी कि जो एडजस्टेड प्राइस था वो 260 रुपये 75 पैसे था। उसके मुकाबले देखें तो अच्छे खासे प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट होता हुआ दिखा। टाटा मोटर्स से डीमर्जर के बाद ये कंपनी बनी है और 12 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर 345 रुपये तक उछल गया और 320 रुपये का इसने लो भी छुआ और 26% के प्रीमियम के साथ 330 रुपये के लेवल पर जाकर इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई। दूसरा नाम है एडवेंट होटल्स का। इसकी भी लिस्टिंग अच्छी रही है। 313 रुपये के भाव पर ये सपाट खुला था एनएसई के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि 312 रुपये 70 पैसे इसका एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस था जब इसका डीमर्जर हुआ था। बीएसई पर देखें तो ये शेयर 310 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। आपको बता दें कि वेलर एस्टेट जिसे आप डीबी रियल्टी के नाम से भी जानते थे पहले, इससे डीमर्जर के बाद इस कंपनी का गठन हुआ था। 12 जून 2025 को हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का डीमर्जर हुआ था जिसकी हमने इस हफ्ते लिस्टिंग होती हुई दिखी। आपको बता दें कि वेलर एस्टेट के शेयरधारकों को हर 10 शेयरों के बदले में इस कंपनी का एक शेयर मिला है। 13 नवंबर को एडवेंट होटल्स के शेयर ने 328 रुपये 65 पैसे का हाई छुआ, 300 रुपये का लो भी लगाया, लेकिन 5% के अपर सर्किट पर यानी कि 328 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की तरफ। ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की से जुड़ी हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की खबर आती हुई दिखी है। दरअसल हुआ क्या है कि कंपनी की जो सीईआरसी का ऑर्डर है उसके खिलाफ अर्जी थी, उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। 1000 मेगावाट का बीईएसएस प्रोजेक्ट है जिसको लेकर कंपनी जो टैरिफ बिड किए थे उसको सीईआरसी ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सीईआरसी के ऑर्डर पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन हां, सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होगा, जिसके ऊपर स्टॉक ने 10 नवंबर को रिएक्ट किया। उस दिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में 527 रुपए तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% ऊपर 522 रुपए 65 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हुआ यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस कंपनी के हक में फैसला सुनाया है। ऑफिसर चॉइस ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ विवाद था जिस मामले में इस कंपनी के हक में फैसला आता हुआ दिखा है। ऑफिसर चॉइस ट्रेडमार्क रद्द करने की अर्जी आई थी जॉन डिस्टिलरीज की ओर से, जिसको मद्रास हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया। इस खबर के चलते 10 नवंबर को अलाइड ब्लेंडर्स के शेयर ने खुलते ही 648 रुपये 70 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 3.25% नीचे 622 रुपये के स्तर पर डे लो के आसपास जाकर देखने को मिली। वरुण बेरी के इस्तीफे से इस हफ्ते ब्रिटानिया के शेयर होल्डर्स में परेशानी या फिर घबराहट देखने को मिली। वरुण बेरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि कंपनी के वाइस चेयरमैन के साथ साथ एमडी एंड सीईओ के पद पर भी थे। आपको बता दें कि 13 साल के लंबे समय से वो ब्रिटानिया के साथ जुड़े हुए थे, और जब उनका इस्तीफे की खबर आई तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य और गिरावट भी देखने को मिली। 11 नवंबर को ब्रिटानिया के शेयर में खुलने के कुछ ही मिनटों में 5,723 रुपये का इंट्राडे लो हुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 3% नीचे यानी कि रिकवरी के साथ 5,955 रुपये के स्तर पर डे हाई के पास जाकर देखने को मिली। डीमर्जर मामले में एनसीएलटी ने वेदांता के से जुड़े हुए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल एनसीएलटी में डीमर्जर मामले से जुड़ी हुई सुनवाई इस हफ्ते पूरी हो गई। डीमर्जर पर ऐतराज जताते हुए सरकार ने एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर एनसीएलटी ने अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। सरकार का ये कहना है कि कंपनी पर उसका 16,700 करोड़ रुपए का बकाया है, और अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो इससे जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उस दिन 13 नवंबर को वेदांता के शेयर ने 524 रुपये 20 पैसे का लोच हुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.25% ऊपर 529 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। समीर मोदी रेप केस के चलते फोकस में रहा गोदरेज फिलिप्स का शेयर। इस हफ्ते में हमने देखा दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कथित रेप केस में समीर मोदी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। समीर मोदी फिलहाल बेल पर हैं और उन्होंने एफआईआर रद्द करने की गुजारिश कोर्ट से की थी। उनका ये कहना था उनके काउंसिल का कि 7 नवंबर को देर शाम दस्तावेज जमा किए गए हैं, जिसकी वजह से ये अर्जी दाखिल की गई है कि एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। 13 नवंबर को गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में 3,025 रुपये 20 पैसे का हाई लगाने के बाद 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,963 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मनी 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप हमारे पेज पर आएंगे तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से अपना पसंदीदा प्लान चुन लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।